Hello everyone, I am Sushita, your biology educator, and welcome to our channel Nursing Gurukul. I hope you all are doing great. And मॉडल पेपर की इस सीरीज़ में आज हम कर रहे हैं मॉडल पेपर नंबर 4 जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और ये हम स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं यूपी के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। मॉडल पेपर नंबर 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी हमारे चैनल नर्सिंग गुरुकुल पर अपलोडेड है। अगर आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम की वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए। अगर आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल नर्सिंग गुरुकुल उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो नाउ बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन सीरीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ हमारे कुछ 2025 के टॉपर्स जिन्होंने नर्सिंग गुरुकुल से पढ़ाई करके आज वो बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज जो हैं वो कर रहे हैं। अगर आप भी एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं तो आप भी हमारा कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से नर्सिंग गुरुकुल ऐप। इसमें हम प्रोवाइड करते हैं टेस्ट सीरीज़, मॉडल पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स जो कि इम्पॉर्टेंट है बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, एम्स, सीएनईटी, सीपीईटी एंड एचएनबीयू। तो अगर अभी तक आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द जाकर ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्ट। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन। हमारे पास चार ऑप्शंस है। फर्स्ट इज स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकंड इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम, थर्ड इज कॉलुमिनर एपिथेलियम एंड फोर्थ इज सिलिएटेड एपिथेलियम। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है स्क्वैमस एपिथेलियम, हमारा क्वेश्चन क्या है कि कौन सा एपिथेलियल टिश्यू का जो टाइप है जो एब्जॉर्प्शन के लिए स्पेशलाइजेशन करता है। तो हमारा जो स्क्वैमस एपिथेलियम है ये जो होता है ये बेसिकली थिन होता है और ये फ्लैट होता है, ठीक है। और इसका जो काम होता है वो होता है फिल्ट्रेशन का एंड डिफ्यूजन का। तो हमारा जो ये ऑप्शन है फर्स्ट स्क्वैमस एपिथेलियम इट विल बी रॉन्ग। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है ये होता है हमारा क्यूब शेप का, ठीक है। क्यूब शेप के इसमें सेल्स होते हैं और ये क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और ये पाए जाते हैं हमारे किडनी के ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। तो हमारा ये जो ऑप्शन है क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये भी गलत हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन की तरफ, दैट इज कॉलुमिनर एपिथेलियम। कॉलुमिनर एपिथेलियम की मैं अगर बात करूं तो जो कॉलुमिनर एपिथेलियम सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये होता है टॉल एंड पिलर लाइक। ये जो हमारा टिश्यू है ये होता है पिलर लाइक और ये क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन के लिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है और ये जो है हमारे स्टमक एंड इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है, ठीक है। तो अगर हमसे ये ऑप्शन पूछा जा रहा है कि विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी कॉलुमिनर एपिथेलियम, क्योंकि कॉलुमिनर एपिथेलियम के पास क्या होता है, सरफेस एरिया होता है एब्जॉर्प्शन के लिए और सिक्रीशन के लिए। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे जनरली पाए जाते हैं स्टमक में पाए जाते हैं या फिर इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं और वहीं पे क्या होता है, मेनली एब्जॉर्प्शन का काम होता है। अगर मैं बात करूँ सिलिएटेड एपिथेलियम की, जो सिलिएटेड एपिथेलियम होते हैं, अब आप बोलेंगे कि इसमें भी जो है हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, तो यस हेयर लाइक प्रोजेक्शंस इसमें भी होते हैं और हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन का ये काम करता होगा। बट इसका जो मेन काम होता है, ये काम होता है पार्टिकल्स को मूव कराना, ठीक है। पार्टिकल्स को मूव कराने का काम होता है या फिर म्यूकस को, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। तो एब्जॉर्प्शन का इसका एज सच कोई मेन फंक्शन नहीं होता कि अगर हमें चार ऑप्शन दिए तो हम इसको सिलिएटेड एपिथेलियम को टिक करें। जो मेन ऑप्शन है हमारा, जो मेन फंक्शन है वो कौन करता है, कॉलुमिनर एपिथेलियम। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विच ऑर्गेनली इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और अगर आपने इससे पहले वाले मॉडल पेपर सॉल्व किए होंगे, अगर आपने वीडियो देखी होंगी, तो आपको पता होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी हम सॉल्व करवा चुके हैं। सो ये क्या है, विच ऑर्गेनली इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है गोल्जी बॉडी। एज वी नो कि जो गोल्जी बॉडी होता है उसका मेन जो काम होता है वो क्या होता है, पैकेजिंग का काम होता है। अगर कोई भी पैकेजिंग का काम है या फिर अगर मॉडिफाइंग का काम है, तो प्रोटीन से रिलेटेड अगर कोई भी पैकेजिंग या मॉडिफाइंग का काम है तो वो कौन करता है, गोल्जी बॉडी। देन देर इज अनदर ऑप्शन लाइजोसोम। अगर अब मैं लाइजोसोम की बात करूं तो लाइजोसोम के अंदर होते हैं हमारे बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब नाम से ही पता चल रहा है इसमें कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या काम होता है, अगर सेल है हमारा यहाँ पे, अगर वो किसी भी रीज़न से डैमेज हो जाता है, ठीक है, अगर वो डैमेज हो गया तो लाइजोसोम क्या करता है, सेल के अंदर जो होता है वो बर्स्ट आउट हो जाएगा, ठीक है, वो बर्स्ट आउट होगा, और जो लाइजोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम थे वो क्या करेंगे, इसको ईट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं डाइजेस्टिव सुसाइडल बैग, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होने की वजह से, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है लाइजोसोम, दैट विल बी करेक्ट। अब अगर मैं बात करूँ राइबोसोम की, तो राइबोसोम हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। कि प्रोटीन सिंथेसिस का जो साइट होता है दैट इज राइबोसोम। और अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसे हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। और हम ऐसा क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि ये करता है एटीपी प्रोडक्शन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, विच मॉलिक्यूल एक्ट्स एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है ये है लिपिड्स। लिपिड्स क्या होता है, अगर मैं लिपिड्स की बात करूं, लिपिड्स मेनली हमारा फैट्स होता है, ठीक है। ये एक टाइप का फैट्स होता है जो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है, और क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स जो होता है, एंजाइम्स अगर मैं बात करूं तो ये एक प्रोटीन्स होते हैं काइंड ऑफ, जो क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। अब ये केमिकल रिएक्शन को कैसे स्पीड अप करेंगे, ये जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम बेसिकली एक्ट करते हैं एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह। तो वो खुद इस प्रोसेस में किसी भी रिएक्शन में जो है कंज्यूम नहीं होते, वो क्या करते हैं, सिर्फ रिएक्शन को या फिर जो हमारा प्रोसेस है उसको स्पीड अप करने का काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए जो एंजाइम्स हैं हम उन्हें बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। हम ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि एंजाइम्स एक ऐसी प्रोटीन है जो केमिकल रिएक्शन को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं तो उसे वो स्पीड अप करती है, और जब वो उसे स्पीड अप करती है तो उस प्रोसेस में वो खुद कंज्यूम नहीं होती है, ठीक है, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही है। फिर अगर मैं बात करूँ हॉर्मोन्स की, तो हमें पता चल गया है कि जो इसका आंसर है एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स है इसका आंसर। बट मैं अदर ऑप्शंस भी इसलिए डिस्कस करती हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है पेपर में जो ऑप्शन बच गया है, ठीक है, आज जो है मान लीजिए कि इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है, कल को हो सकता है कि लिपिड्स के बारे में आ जाए, ठीक है, कि लिपिड्स क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए फैट्स होते हैं, इसलिए मैं जो बाकी ऑप्शंस हैं वो भी डिस्कस करती हूँ। अब अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन जो है हमारा हॉर्मोन्स, जो हमारा हॉर्मोन्स होता है ये क्या होते हैं, हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो हॉर्मोन्स होता है ये होता है हमारा केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है। केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो हमारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और विटामिन्स की मैं अगर बात करूं तो जो हमारा विटामिन्स होता है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी को, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस को मतलब हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे होते हैं उसके लिए जो है विटामिन जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं। बट ये कैटेलाइज नहीं करते किसी भी रिएक्शन को डायरेक्टली, जैसे कि कोई भी एंजाइम है वो डायरेक्टली कैटेलाइज करता है। तो हमारा जो ऑप्शन है विटामिन वो भी क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था विच मॉलिक्यूल एक्ट्स एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, तो हमारा जो ऑप्शन बी है एंजाइम्स, इट विल बी करेक्ट।
अगर अब हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार बताना चाहती हूँ कि हमारा जो नर्सिंग गुरुकुल ऐप है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे ही और ज़्यादा टेस्ट सीरीज़, मॉडल पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप नर्सिंग गुरुकुल को डाउनलोड कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा बनाने के। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कहता है कि विच स्ट्रक्चर फॉर्म्स द स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिविजन। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ राइबोसोम। अब राइबोसोम के बारे में मैं आपको अभी जस्ट ऊपर क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि जो राइबोसोम होता है उसका काम क्या होता है, ये साइट होता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर अब मैं बात करूँ सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल जो है वो हमारा सही ऑप्शन है। वो ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हम यहाँ पे डायग्राम से देखेंगे कि जो सेंट्रियोल्स होता है ना, एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है और ये क्या करता है, एक माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऑर्गेनाइज कर लेता है ताकि वहाँ पे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो जाती है ताकि ये क्रोमोसोम को जो है एक पोल्स अपार्ट जो है वो कर पाए। अब देखिए अगर यहाँ पे ये सेंट्रियोल्स हैं, ये यहाँ पे, ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ बीच में हमारे क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, तो जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना वो तभी एक्टिव होते हैं जब सेल डिवीजन हो रहा होता है ना सेल के अंदर, तब जो हमारा ऑर्गन है सेंट्रियोल वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। और जब ये एक्टिव होता है तो ये क्या करता है, एक फाइबर की फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑप्शन बी है सेंट्रियोल, इट विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है लाइसोसोम। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है, सुसाइडल बैग भी कहलाता है। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जैसे कि डीएनए, बट ये कोई फाइबर्स फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, ये एक साइट हम कह सकते हैं जहाँ पे ये जो फाइबर है वो एक्ट करती है, बट फॉर्मेशन जो है वो ये नहीं करता है। तो जो हमारा स्पिंडल फाइबर्स हैं, अब उसकी फॉर्मेशन कब होती है, कौन करता है, विच स्ट्रक्चर फॉर्म्स द स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिविजन। तो अगर हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें इसका आंसर क्या बताना है, सेंट्रियोल। ठीक है, क्योंकि सेंट्रियोल ही ऐसी ऑर्गेनली है जो सेल डिवीजन के टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है, और जब वो एक्टिव होती है तो वो फॉर्म करती है हमारे स्पिंडल फाइबर को। अब देखिए ये जो फर्स्ट केस है यहाँ पे क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच हो गए। अब अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे ये जो फाइबर्स है ना ये क्या करेंगे, इसको, ये हमारा अगर इनको ये अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है पुल करती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स फ्रूट राइपनिंग। ठीक है, फ्रूट राइपनिंग जो है कौन सा हार्मोन जो है स्टिमुलेट करता है, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज ऑक्सिन। अब ऑक्सिन के बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो ऑक्सिन है वो किस लिए इन्वॉल्व होता है, सेल एलोंगेशन में। ठीक है, और वो इन्वॉल्व होता है प्लांट ग्रोथ में। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है साइटोकाइनिन। ठीक है, अगर मैं बात करूँ साइटोकाइनिन की, तो जो हमारा साइटोकाइनिन होता है ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, यानी कि साइटोकाइनेसिस को। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। हमारा थर्ड ऑप्शन आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो होता है ये करता है हमारा सीड की जर्मिनेशन, और ये क्या करता है हमारे स्टेम की एलोंगेशन। इन दोनों प्रोसेस में जो है हमारा जिब्रेलिन हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारा ये जो ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचा इथाइलिन। कई बार क्या होता है कि अगर हमें राइट आंसर ना भी पता हो तो हम क्या है, ये जो है कि कौन कौन से ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है, जो हमें शॉर्ट पता है कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम उस मेथड से भी क्या है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको 3 के फंक्शंस पता है, एक का फंक्शन नहीं पता है, ठीक है,
तो कई बार क्या आप उससे भी जो है आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट ऑप्शन बचा इथाइलिन, तो इथाइलिन ही जो है हमारा आंसर होगा। और ये ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इथाइलिन में क्या होता है, ये एक गैशियस प्लांट हार्मोन होता है, ठीक है। एक ये भी इसकी खास बात है, ये जो है एक गैशियस प्लांट हार्मोन है जो कि क्या करता है, राइपनिंग प्रोसेस को ट्रिगर करता है फ्रूट्स के अंदर, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है विच हार्मोन स्टिमुलेट्स फ्रूट राइपनिंग, इथाइलिन विल बी द राइट आंसर बिकॉज इट इज अ gaseous plant hormone which triggers the ripening process in fruits, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। which organism shows holozoic nutrition? तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, अमीबा, यीस्ट, स्पायरोगाइरा एंड फंजाई। तो अगर मैं बात करूं होलोजोइक न्यूट्रिशन की, अगर आप लोगों ने न्यूट्रिशन को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ये 5 स्टेप्स जो है फॉलो करता है, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो हमारे जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर ये जो 5 स्टेप्स हैं ये फॉलो होते हैं। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स भी होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा अमीबा है दैट विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो अमीबा होता है, अमीबा के अंदर होते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट, ठीक है। सूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा जो है फूड को एनगल्फ करता है, ठीक है। और जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी जो सॉलिड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल होता है, ठीक है, उसे इंजेस्ट करते हैं और फिर अंदर ही अंदर उसे इंटरनली डाइजेस्ट करते हैं। तो हमारा जो अमीबा होता है, अमीबा के अंदर जैसे ये सपोज अमीबा है, यहाँ पे क्या करता है, अगर कोई फूड पार्टिकल आता है तो उसे एनगल्फ कर लेता है एंड देन अल्टीमेटली क्या हो जाता है, इजेशन से जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल है उससे एनर्जी यूटिलाइज करके जो अनएब्जॉर्ब्ड या फिर वेस्टफुल चीज़ें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बाहर इसके फॉल्स फीड के द्वारा जो है वो बाहर चली जाती हैं। अगर मैं बात करूँ यीस्ट की या फिर मैं बात करूँ फंजाई की, ठीक है, दोनों की मैं बात कर रही हूँ, ये क्या फॉलो करते हैं, इनमें के अंदर कौन से न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं, दैट इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि जिसमें डेड और डिकेइंग जो है प्लांट मैटर को या फिर कोई भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को जो भी उसके ऊपर फीड करता है, दैट इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो जो हमारा यीस्ट एंड फंजाई है ये जो है शो करते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब हो सकता है अभी इस क्वेश्चन में होलोजोइक न्यूट्रिशन पूछा हो, किसी क्वेश्चन में आपसे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करूँ स्पायरोगाइरा की, तो हमारा स्पायरोगाइरा जो है वो खुद एक ऑटोट्रॉफ है, ठीक है, खुद एक ऑटोट्रॉफ है जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है अमीबा दैट विल बी करेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द एंजाइम पेप्सिन इज एक्टिव इन, ठीक है, हमारे पास 4 मीडियम दिए हुए हैं, अल्कलाइन मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, एसिडिक मीडियम या फिर नन। तो हमारा जो अल्कलाइन मीडियम है ऑप्शन फर्स्ट, अगर मैं अल्कलाइन या फिर न्यूट्रल मीडियम दोनों की बात करूं तो पेप्सिन जो है ना ये क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, हमसे पूछा गया एक्टिव। तो अगर मैं बात करूं अल्कलाइन या फिर न्यूट्रल, इन दोनों मीडियम में जो पेप्सिन है वो इनएक्टिव हो जाता है इस एनवायरनमेंट में। बहुत सारे जो इंटेस्टिनल एंजाइम है, जैसे मैं अगर बात करूँ ट्रिप्सिन की, तो वो जो है अल्कलाइन मीडियम को प्रेफर करते हैं, ठीक है, बट पेप्सिन जो है अल्कलाइन मीडियम को प्रेफर नहीं करता है। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, एसिडिक मीडियम एंड नन। तो जो हमारा पेप्सिन एंजाइम है वो किसे प्रेफर करता है, एसिडिक मीडियम को प्रेफर करता है, क्योंकि जो पेप्सिन है ये हमारा एक स्टमक का एंजाइम है, ठीक है, स्टमक का एंजाइम है, तो इसे ना बहुत ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, यानी कि लो पीएच चाहिए होता है, ठीक है। और वो कौन क्रिएट करता है, जो कि क्रिएट होता है HCl से, ताकि क्या है वो फंक्शन कर सके प्रॉपरली। अगर मैं उसे अल्कलाइन मीडियम दे दूंगी तो वो तो जितना एक्टिव होने की कोशिश कर भी रहा था वो भी क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टमक में प्रेजेंट होता है और वहां पे उसे क्या चाहिए होता है, बहुत ही ज़्यादा हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो जो हमारा ऑप्शन थर्ड है दैट इज एसिडिक मीडियम, दैट विल बी करेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल, ठीक है। अब फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है दैट इज गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर की मैं अगर बात करूँ ना तो गॉल ब्लैडर स्टोर करता है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेट करता है किसको,
बाइल को, ठीक है, बाइल जूस को, बट ये प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन की बात करूँ, लिवर, लिवर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जो लिवर है ये सिंथेसाइज करता है बाइल को, ठीक है, बाइल को सिंथेसाइज करता है। और बाइल को सिंथेसाइज करने से होता क्या है, अल्टीमेटली जो भी हमारा इमल्सिफिकेशन यानी कि ब्रेक डाउन जो होता है फैट्स का, वो किसकी हेल्प से होता है, लिवर में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे बाइल जूस, उसकी हेल्प से। अब मैं अगर बात करूं पैंक्रियाज, जो पैंक्रियाज होता है ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है, जिसमें हमारे क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और स्टमक की मैं अगर बात करूँ तो स्टमक हमारा अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, एक तो HCl जो है वो प्रोड्यूस करता है, दूसरा क्या प्रोड्यूस करता है, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अब हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सेरिबेलम। जो सेरिबेलम होता है ना, सेरिबेलम को हम बोलते हैं लिटिल ब्रेन, ठीक है, लिटिल ब्रेन हम बोलते हैं किसे, सेरिबेलम को, ठीक है। और ये किस लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है सेरिबेलम। अब दूसरा हमारा ऑप्शन आता है मेड्यूला। जो मेड्यूला या फिर पॉन्स, अगर मैं दोनों की बात करूं, ठीक है, पॉन्स मेड्यूला। जो मेड्यूला एंड पॉन्स होता है वो क्या होता है, जितने भी हमारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं, ठीक है, जितने भी हमारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं, जैसे कि ब्रीदिंग हो गया, ठीक है, जैसे कि हमारा हार्ट रेट हो गया, इनको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। अब हमारे पास ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या है, सेरिब्रम। जो सेरिब्रम होता है ना, वो 80% ब्रेन का वेट जो है उससे बना होता है। और जितने भी हमारे हायर फंक्शंस होते हैं, जैसे कि कोई चीज़ को सोचना, थिंकिंग करना, ठीक है, कोई चीज़ मेमोरी की बात अगर मैंने कर दी, या फिर मैंने अगर बात कर दी वॉलंटरी मूवमेंट की, तो उन सब में किसका रोल होता है, हमारा बेसिकली सेरिब्रम का, ठीक है। और क्यों हमने इसे बोला है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, क्योंकि जो 80% जो होता है ब्रेन का वेट, वो रिस्पॉन्सिबल किसकी वजह से होता है, सेरिब्रम की वजह से। तो जो हमारा ऑप्शन सी है दैट विल बी करेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच गैस डिफ्यूजेस फास्टेस्ट अक्रॉस द रेस्पिरेटरी सरफेस। तो हमारा जो ऑप्शन बी है CO2, दैट विल बी करेक्ट, क्योंकि जो डिफ्यूजन होती है ना वो डिपेंड करती है ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन है, जैसे कि हमें पता है वो वाइटल होता है, और जो बट हमारा CO2 है ना, वो 20 से 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल होता है, ठीक है, वाटर के अंदर, ठीक है, 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन। तो जो हायर सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या करती है, उसे अलाउ करती है कि वो जो हमारे वेट रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है उसमें और ज़्यादा फास्टली जो है वो मूव कर पाए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच गैस डिफ्यूजेस फास्टेस्ट अक्रॉस द रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सरफेस। तो हमारा जो ऑप्शन बी है CO2, दैट विल बी करेक्ट, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो डिफ्यूजन होती है वो सॉल्युबिलिटी या फिर मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करती है, ठीक है। जो CO2 होता है वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन जो है वो एसेंशियल होता है, आई एग्री, ठीक है, आप भी मानते होंगे कि एसेंशियल होता है, लेकिन वो सॉल्युबिलिटी जो होती है ऑक्सीजन की वो लोअर होती है। और अगर सॉल्युबिलिटी लोअर होगी तो अब आप समझ रहे हैं कि जो सॉल्युबिलिटी होती है एंड जो डिफ्यूजन होता है ये क्या होते हैं, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर सॉल्युबिलिटी कम तो डिफ्यूजन भी कम, अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा तो डिफ्यूजन भी ज़्यादा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की, ठीक है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की बात करूँ तो ये इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब क्योंकि हम यहाँ पे अभी डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर, तो इतने ज़्यादा ये हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंटली ह्यूमन रेस्पिरेटरी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और दूसरी बात कि इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो भी डिफरेंट होती है, और ये
जो भी CO2 की एफिशिएंसी है उसे मैच नहीं करते। तो हमारा जो N2 एंड हाइड्रोजन यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन, दैट ऑप्शन विल ऑल्सो बी इनकरेक्ट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन जो होगा इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो एल्ब्यूमिन होता है ये हमारा अबंडेंट प्रोटीन होता है। ठीक है, अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन होता है। हमसे पूछा गया है कि ब्लड का कौन सा कंपोनेंट जो है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। तो पहली बात तो एल्ब्यूमिन इसका आंसर है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि एल्ब्यूमिन जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। अबंडेंट यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, एक कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर को क्रिएट कर देता है। ठीक है, और ये क्या है, अब जो ये प्रेशर क्रिएट हुआ इसकी वजह से ये क्या है, स्पॉन्ज की तरह जो है वो काम करता है। और स्पॉन्ज की तरह काम करता है तो जिससे जो पानी होता है, ठीक है, वो ब्लड वेसल के अंदर उसे रखता है रादर देन टिश्यू के अंदर उसे लीक करने के। तो अब ये जो प्रोसेस पूरा हो रहा है कि एल्ब्यूमिन अबंडेंट है, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, वो क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है क्रिएट हुआ है, इससे क्या होगा, ये एक स्पॉन्ज की तरह काम करेगा और ब्लड वेसल के अंदर क्या है, वाटर को रिटेन रखेगा। ब्लड वेसल के अंदर जब वाटर रिटेन रहेगा तो उससे क्या होगा, अब ये अंदर रिटेन है, ठीक है, तो जो टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ के अंदर ये जो चीज़ें हैं, ये जो वाटर है, ये लीक आउट नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है एल्ब्यूमिन, दैट विल बी करेक्ट, कि ये ऑस्मोटिक बैलेंस को कैसे मेंटेन करता है, क्योंकि ये जो है एक स्पॉन्ज जैसा स्ट्रक्चर जो है, एक स्पॉन्ज की तरह ये खुद काम करने लगता है जब प्रेशर इसके ऊपर बन जाता है, एक प्रेशर वाला एनवायरनमेंट। और जब ये स्पॉन्ज की तरह काम करता है तो ये जो सारे जो भी वाटर है उसको ब्लड वेसल के अंदर ही रखता है। ठीक है, अगर हम बात करें ग्लोबुलिन की, जो ग्लोबुलिन होता है ये हमारा इन्वॉल्व होता है इम्यूनिटी एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर। ठीक है, फिर मैं अगर बात करूँ फिब्रिनोजन की, जो फिब्रिनोजन होता है वो मेनली होता है कोगुलेशन के लिए। कोगुलेशन यानी कि जो भी ब्लड क्लॉटिंग है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि ये इम्पॉर्टेंट होता है मतलब ब्लड प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। ठीक है, फिर अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, जो हीमोग्लोबिन होता है ये हमारा पाया जाता है आरबीसी के अंदर। ठीक है, और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, इसका कोई प्लाज्मा के ऑस्मोटिक बैलेंस में एज सच कोई रोल नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है एल्ब्यूमिन, दैट विल बी करेक्ट। अब मैं अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 12 की, कि विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स। ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं, टू एट्रिया, कंप्लीट सेप्टम, वेंट्रिकल्स एंड वॉल्व्स। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज टू एट्रिया। टू एट्रिया की बात करूँ ना, तो अब ये जो टू एट्रिया है ये क्या करती हैं, ये वॉल्स को डिवाइड कर तो कर लेती हैं। ठीक है, वॉल्स को मान लिया डिवाइड कर लिया, बट ये मिक्सिंग को प्रिवेंट नहीं करती हैं। ठीक है, तो जो हमारा एट्रिया है, ठीक है, एट्रिया या फिर मैं अगर वेंट्रिकल्स की भी बात करूं बेटा, तो जो एट्रिया या फिर वेंट्रिकल्स होते हैं, अब ये जो है ना ये खुद चैम्बर होते हैं। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो मिक्सिंग को प्रिवेंट करती है, तो ये कहीं ना कहीं एक हमारा क्या है, कोई वॉल होगा जो कि प्रिवेंट कर रहा होगा। तो हमारे से अब ये जो हमारा चैम्बर होता है सपोज, तो ये तो जो चैम्बर्स हो गए हमारे, उनकी बात कर रहे हैं। बीच में जो हमारे डिवाइडिंग वॉल होते हैं, टू एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो ये नहीं होते हैं, तो ये खुद चैम्बर होते हैं। तो हमारा जो ये ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब मैं अगर बात करूँ कंप्लीट सेप्टम की, तो अब जैसे आपको पता है मैमल्स के अंदर जो होते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, और उनके अंदर क्या होता है, एक कंप्लीट सेप्टम होता है। एक कंप्लीट सेप्टम यानी कि एक मस्कुलर वॉल होता है जो उनको डिवाइड करता है लेफ्ट और राइट में। और तो हमारा जो कंप्लीट सेप्टम होता है, कंप्लीट सेप्टम ये इंश्योर करता है कि जो हमारे ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो कभी भी ऑक्सीजन पुअर ब्लड से मिक्सअप ना हो, और जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म होता है वो हमारा हाईली एफिशिएंट रहे। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन सेकंड है कंप्लीट सेप्टम, दैट विल बी करेक्ट। अगर मैं वॉल्व्स की बात करूं, तो जो वॉल्व जो होता है, वॉल्व्स का मेन काम क्या होता है,
प्रिवेंट करना बैक फ्लो ऑफ ब्लड, कि जो ब्लड है वो अगर एक बार मूव हो चुका है, ठीक है, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जा चुका है, तो वो दोबारा जो है वो बैक फ्लो उसका ना हो, ठीक है। तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को कौन प्रिवेंट करता है? वॉल्व्स, ताकि ये इंश्योर हो पाए कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। बट हमसे ये पूछा गया है कि जो सेपरेट करे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो वॉल्व्स का काम ये नहीं होता है, ठीक है। वॉल्व्स का काम होता है सिर्फ ब्लड फ्लो को जो है एक ही डायरेक्शन में मूव करवाना, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सेकेंड कंप्लीट सेप्टम दैट विल बी करेक्ट, ठीक है। जो ऑप्शन फर्स्ट टू एट्रिया, और मैं अगर बात करूँ वेंट्रिकल्स की, तो ये क्या होता है, ये अपने आप में खुद एक चैम्बर है जो मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये किसी भी टाइप का वॉल की डिवीजन को या फिर मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रिवेंट नहीं करते हैं, ठीक है। और मैं अगर बात करूँ ऑप्शन डी की वॉल्व्स, तो ये क्या है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है, ठीक है, ना कि मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है। तो हमारा जो ऑप्शन सेकंड है कंप्लीट सेप्टम दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिक्वायर्स मैक्सिमम वाटर फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑप्शन की यूरिया, ठीक है, तो यूरिया जो होता है वो लेस टॉक्सिक होता है किससे? अमोनिया से, ठीक है। यूरिया जो होता है किससे लेस टॉक्सिक है? लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, ठीक है। और मैं अगर बात करूं सेकंड ऑप्शन यूरिक एसिड, जो यूरिक एसिड होता है यानी कि दिस यूरिक एसिड, ये होता है लीस्ट टॉक्सिक, ठीक है। लीस्ट टॉक्सिक का मतलब क्या होता है कि वो लीस्ट सॉल्यूबल होगा, ठीक है। अब अगर वो लीस्ट सॉल्यूबल है तो उसे पानी की रिक्वायरमेंट जाहिर सी बात है नहीं चाहिए होगा, ठीक है। तो वो क्या है, एक एज अ पेस्ट की तरह काम करता है, बट उसमें कोई एज सच पानी नहीं होता। बर्ड्स और रेप्टाइल्स जो होती है हमारी, उसमें यूरिक एसिड जो है वो एज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। अब हमारा बच गया अमोनिया। अमोनिया जो होता है वो होता है हाईली टॉक्सिक। अब मैंने ना आपको एक चीज़ बताई है कि जो जितना कम टॉक्सिक है उसमें पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी, ऑलमोस्ट उतनी कम होगी, ठीक है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एंड क्रिएटिन, ठीक, क्रिएटिनिन। तो अब मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी हैं कि यूरिया जो है लेस टॉक्सिक होता है देन अमोनिया, जो यूरिक एसिड होता है वो लीस्ट टॉक्सिक होता है, और जो अमोनिया होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है। तो अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि जो कौन सा ऑप्शन है जो है कि विच नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिक्वायर्स मैक्सिमम वाटर फॉर एक्सक्रीशन, उसके लिए उसका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये जो मैंने आपको चीज़ें एक हिंट दिया है, अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो आप बता पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ, एंड प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज स्टमक। अगर मैं स्टमक की बात करूं, स्टमक जो होता है ना वो एक मस्कुलर बैग जैसा होता है, ठीक है। मस्कुलर बैग जैसा मैं कह रही हूँ इसे, बट जो इसकी लेंथ होती है ना वो रिलेटिवली शॉर्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो, तो ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो अब ये जो स्मॉल हम बोल रहे हैं ना, तो ये स्मॉल हम इसलिए बोलते हैं कि इसका डायामीटर स्मॉल है, ठीक है। बट ये जो इसकी लेंथ की मैं अगर बात करूँ ना, तो ये 6 to 7 मीटर होता है। तो ये एक आयरॉनिकल टर्म हो गया। कोई भी अगर ऑप्शन पढ़ेगा, मुझे पता है एग्जाम में, तो वो क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ के उसको तो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देगा कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन है तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बट मैं आपको बता दूं कि जो ये स्मॉल वर्ड यूज़ कर रहे हैं ये हम इसके डायमीटर के लिए यूज़ कर रहे हैं, ना कि इसकी लेंथ के लिए। तो ये जो होता है ना असल में 6 to 7 मीटर लॉन्ग होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इतनी लेंथ है, और जिससे क्या करता है वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, जिससे जितनी भी कंप्लीट डाइजेशन या फिर न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन है वो हो पाए। हम जब डाइजेशन पढ़ते हैं ना, तो जो हमें पता है कि सबसे पहले हम फूड को खाते हैं, देन ईसोफेगस से ट्रैवल करके स्टमक में आता है, ठीक है, और वेरियस पार्ट्स में जाता है। बट जो अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन होता है, या फिर जो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन या फिर जो डाइजेशन होता है, वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और ऐसा क्यों हो पा रहा है, हम देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या होता है, सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है।
मैं लार्ज इंटेस्टाइन की बात करूँ, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाइडर होता है, बट वो सिर्फ 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। फिर हमारा जो ऑप्शन फोर्थ है रेक्टम, जो रेक्टम होता है ये तो 12 टू 15 सेंटीमीटर जितना ही होता है, और टेम्परेरी जो हमारी स्टोरेज होती है उसका ये काम करता है। तो हमारा ये ऑप्शन भी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वो क्या है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, नेफ्रॉन। तो अगर आपने ध्यान से पिछले वाले मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा कि जो नेफ्रॉन होता है इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है तो दैट शुड बी नेफ्रॉन। अगर मैं बात करूँ सेकेंड ऑप्शन न्यूरॉन, तो जो नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट होता है ये क्या होता है, हमारा ऑप्शन सेकेंड, दैट इज न्यूरॉन। जो न्यूरॉन होता है उसके अंदर क्या होते हैं, एक स्पेशलाइज सेल होते हैं जो क्या काम करते हैं, जो रिसीव करते हैं, ठीक है, प्रोसेस करते हैं एंड देन ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन सेकंड है द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सार्कोमियर की, जो हमारा ऑप्शन सी है, तो जो सार्कोमियर होता है वो किसका फंक्शनल यूनिट होता है, ये फंक्शनल यूनिट होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो जो हमारा सार्कोमियर है वो क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन का ये फंक्शनल यूनिट होता है। और अगर मैं बात करूँ ऑस्टियन की, तो ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है कॉम्पैक्ट बोन की, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन सेकंड है द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज नेफ्रॉन। मैं आपको एक बार बता दूं कि ये जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच लोब ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स हियरिंग, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज फ्रंटल, ठीक है। और मैं अगर आपको बताऊं, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा जो लोब है वो हियरिंग को कंट्रोल करता है। तो मैं अगर फ्रंटल की बात करूँ ना, तो फ्रंटल जो है जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शन यानी कि जैसे डिसीजन लेना, कोई प्लानिंग करना, या फिर कोई वॉलंटरी मसल मूवमेंट करना, जैसे मैं ये ऐसे हाथ मूव कर रही हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या है, मेरा वॉलंटरीली मैं कर रही हूँ इसको, ठीक है। तो अब क्या है, जो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं उसका काम जो है वो, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्रंटल लोब। तो ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड हमारा आता है पैराइटल। जो हमारा पैराइटल होता है ये कुछ भी अगर सेंसरी इंफॉर्मेशन होते हैं उसको प्रोसेस करता है। सेंसरी इंफॉर्मेशन यानी कि कोई भी टच हो गया, या फिर कोई भी टेम्परेचर से रिलेटेड, अगर एकदम टेम्परेचर चेंज हुआ है या फिर एकदम कुछ हीट हो गया, ठीक है, या कोल्ड है एकदम से, और उसके अलावा जैसे कुछ पेन हो गया, कुछ स्टिंग कर गया, कोई आपको मधुमक्खी काट गई, ठीक है, या फिर कुछ भी कुछ बाइटिंग हो गई, तो उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पैराइटल। नेक्स्ट हमारा आता है टेम्पोरल। जो टेम्पोरल होता है दैट ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्यों, क्योंकि जो टेम्पोरल होता है वो लोकेटेड होता है ब्रेन के साइड में, यानी कि जस्ट हमारे ईयर के साइड में जो है टेम्पोरल हमारा लोब होता है। और इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है। प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है जो क्या करती है, जितने भी हमारे साउंड, पिच या फिर वॉल्यूम, इन सबको प्रोसेस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ठीक है। और उसके अलावा जब हम किसी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करते हैं तो लैंग्वेज रिकॉग्निशन के अंदर भी हमारा जो टेम्पोरल लोब है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है टेम्पोरल लोब, दैट विल बी करेक्ट। अगर मैं बात करूँ ऑसिपिटल लोब की, तो जो ऑसिपिटल लोब होता है ये हेड के पीछे होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो टेम्पोरल लोब होता है वो ईयर के साइड में होता है, तो जो ये ऑसिपिटल होता है ये ब्रेन के, हमारे हेड के पीछे वाले में होता है, और ये स्ट्रिक्टली किसके लिए डेडिकेटेड होता है, फॉर विजन। अब भले से मैंने आपको जो 4 ऑप्शंस हैं चारों में से हमें हियरिंग का पूछा था तो मैंने आपको टेम्पोरल बता दिया, बट हो सकता है कि एग्जाम में आपसे विजन का पूछ ले, देन यू शुड नो ऑसिपिटल होता है, या फिर अगर आपसे सेंसरी का पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि पैराइटल होता है। और अगर आपसे पूछा जाए एग्जीक्यूटिव फंक्शन या फिर कुछ भी डिसीजन मेकिंग या फिर वॉलेंट्री फंक्शंस, तो दैट विल बी फ्रंटल।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बोन फॉर्म्स द नी कैप। ठीक है, वैसे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग इन जनरल डे टू डे लाइफ में भी बोलते हैं कि हमारा जो क्या है, पटेला बोन जो होता है ये क्या करता है, नी कैप को बनाता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो पटेला बोन होता है वो क्या होता है, एक सिस्मोइड बोन होता है। सिस्मोइड बोन का क्या मतलब है कि ये ना स्मॉल राउंडेड टाइप का होता है और इसके अंदर क्या होता है, नोड्यूल्स होते हैं। ठीक है, नोड्यूल्स होते हैं और इसके अंदर क्या होता है, ये टेंडेंट्स के अंदर जो है एकदम से एनग्रेव्ड होता है। अब ये किस तरीके का, इसका काम क्या होता है, ये पुली की तरह काम करता है और ये फ्रिक्शन को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, अगर बहुत ज़्यादा टेंडन पे एकदम से अचानक से प्रेशर आ जाए तो ये उसको भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो जो हमारा पटेला बोन होता है ये क्या है, एक सिसमॉइड बोन है, यानी कि ये जो है इसके अंदर एम्बेडेड होता है। सिसमॉइड बोन यानी कि जो टेंडन के अंदर एम्बेडेड हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं टेंडन को प्रोटेक्ट भी करता है और इसका मेन जॉब क्या होता है, ये फल्क्रम की तरह काम करे, यानी कि जो थाई मसल होते हैं, जो हमारे थाई मसल्स होते हैं उनको ज़्यादा लेवरेज दे कि वो लेग जो है वो स्ट्रेटन अप हो पाए और जो नी जॉइंट है उसको प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, विच बोन फॉर्म्स द नी कैप, दैट इज पटेला बोन। मैंने आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा और इसलिए भी बता दी क्योंकि हो सकता है कि विच बोन फॉर्म्स द नी कैप की जगह क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सिसमॉइड बोन कौन से का एग्जाम्पल बताइए। देन है हमारा फीमर बोन। फीमर बोन जो होता है वो होती है हमारी थाई बोन। ठीक है, थाई बोन होती है, लॉन्गेस्ट होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है और ये क्या होती है, नी से जस्ट अबव होती है। ठीक है, फीमर। देन है हमारा टिबिया। टिबिया जो होता है शिन बोन होती है और ये क्या होती है, लार्जर होती है, द लार्जर ऑफ द टू लोअर लेग बोन्स, और ये क्या होती है, जस्ट बिलो होती है ऑफ द नी, टिबिया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो हमारा ऑप्शन सेकंड है, ऑप्शन बी पटेला बोन, दैट विल बी करेक्ट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सेल्स सिक्रीट एंटीबॉडीज। ठीक है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टी सेल्स। तो मैं टी सेल्स की अगर बात करूं तो ये जो भी हमारे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, या तो ये किल करता है, ठीक है, जो भी हमारे इन्फेक्टेड सेल्स हैं, ठीक है, उनको ये डायरेक्टली किल कर देगा, या तो वो क्या करता है, इम्यून जो हमारे रिस्पॉन्स होते हैं उसको ये कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि जो भी ये हेल्पर टी सेल्स होते हैं। ठीक है, या तो कोऑर्डिनेशन का काम है या फिर किलिंग का काम है, बट ये प्रोड्यूस नहीं करते एंटीबॉडी को किसी भी दूर दूर तक। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है दैट विल बी इनकरेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी सेल्स की। बी सेल्स, अब अगर कभी भी जो बी सेल होते हैं यानी कि बी लिम्फोसाइट, वो अगर किसी भी एंटीजन को क्या करते हैं, एनकाउंटर करते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं प्लाज्मा सेल के अंदर। और जैसे ये प्लाज्मा सेल के अंदर मैच्योर होते हैं तो ये जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं ये क्या होती है, प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं जो क्या करती है, बहुत सारे थाउजेंड्स, हम कह सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ एंटीबॉडीज पर सेकेंड्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, क्या करने के लिए, जो भी पैथोजेंस हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन सेकंड है बी सेल्स, दैट विल बी करेक्ट। आप समझे कि जो बी सेल्स है वो किस तरीके से एक्ट कर रही है, कि जो बी सेल्स होती है अगर कोई भी एंटीजन उसके रास्ते में आया तो वो क्या करेगी, उससे एनकाउंटर करेगी। जैसे ही एंटीजन रास्ते में आया, बी सेल्स उससे एनकाउंटर होगी। अब बी सेल्स क्या हो जाएंगी, मैच्योर हो जाएंगी किसमें, प्लाज्मा सेल में। अब जो प्लाज्मा सेल है वो क्या होती है, प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं। अब ये क्या करेंगी, जो कि थाउजेंड्स ऑफ एंटीबॉडीज जो हैं उनको ये पंप आउट करेगी ताकि जो भी पैथोजन है वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। ठीक है, जो न्यूट्रोफिल्स होता है ये क्या होते हैं, बेसिकली फेगोसाइट्स होता है, यानी कि सेल ईटर होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, फेगोसाइट्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सबसे पहले आते हैं, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो, ताकि ये क्या कर सके, बैक्टीरिया को अपना ईट कर सके, गॉबल अप कर सके। तो हमारा जो ऑप्शन जो न्यूट्रोफिल है वो उसका ये काम होता है। फिर मैं अगर बात करूं मास्ट सेल की, तो जो मास्ट सेल्स होते हैं ना ये क्या होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं।
ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। बट और ये क्या करते हैं, हिस्टामिन को रिलीज करते हैं। ठीक है, हिस्टामिन को रिलीज करते हैं, बट ये एंटीबॉडीज को रिलीज नहीं करते, या फिर एंटीबॉडीज का इनका रोल नहीं है। फिर मैं अगर बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, अगर आपने पहले के जो मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा कि जो पेरेन्काइमा होता है, पेरेन्काइमा का रोल क्या होता है। पेरेन्काइमा का मेनली एक ये बेसिक ग्राउंड टिश्यू है। अगर कहीं भी मैं स्टोरेज की बात कर दूं, ठीक है, अगर मैं स्टोरेज की बात करूं तो हमारा जो है पेरेन्काइमा, उसका सबसे बड़ा रोल आता है। तो ये जो है स्टोरेज के लिए, या फिर मैं अगर बात करूं फोटोसिंथेसिस के लिए, तो उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये जो है एक कोई ग्रोथ टिश्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने पूछा है कि सेकेंडरी ग्रोथ में कौन सा टिश्यू जो है इंपॉर्टेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मैं बात करूँ कॉलिनकाइमा की, तो ये क्या है, जो भी हमारे फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसे, जो भी हमारे यंग ग्रो हो रहे स्टेम्स होते हैं उनको प्रोवाइड करता है। देन हमारा थर्ड ऑप्शन आता है वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम विल बी द राइट आंसर या राइट ऑप्शन। वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है, अगर हम बात करते हैं ना कि सेकेंडरी ग्रोथ, अब इसमें इन्होंने क्या पूछा है कि कौन सा प्लांट टिश्यू जो होता है जो सेकेंडरी ग्रोथ करता है। तो अगर हम कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि गर्थ इंक्रीज होना, यानी कि चौड़ाई इंक्रीज होना। एक चीज होती है कि लंबाई, एक चीज होती है चौड़ाई। तो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है, चौड़ाई अगर किसी प्लांट की इंक्रीज हो रही है दैट मीन सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। तो जब भी हमारी गर्थ या फिर थिकनेस ऑफ अ प्लांट इंक्रीज होती है तो उससे क्या हो जाता है, प्लांट जो है वो थोड़ा वुडी हो जाता है। तो वैस्कुलर कैम्बियम जो होता है एक थिन लेयर होती है किसकी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, जो कि नए जाइलम को और नए फ्लोएम को हर साल प्रोड्यूस करती है। जो जाइलम होता है वो प्रोड्यूस होता है टुवर्ड्स इनवर्ड, और जो हमारा फ्लोएम होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, टुवर्ड्स आउटवर्ड। ठीक है, फिर जाइलम की मैं अगर बात करूँ, जाइलम तो आपको पता ही है, जाइलम क्या होता है, एक हमारा ट्रांसपेरेंट ट्रांसपोर्ट टिश्यू होता है। ठीक है, जो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, जो भी वाटर एंड मिनरल्स होते हैं प्लांट के अंदर उनको ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, जबकि हमें पता है कि जो कैम्बियम है वो जाइलम को बनाता है। ठीक है, तो जाइलम जो है वो खुद एक परमानेंट टिश्यू है और वो फर्दर ग्रो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन सेकेंड है, ऑप्शन थर्ड है वेस्कुलर कैम्बियम, दैट विल बी करेक्ट। एंड पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड जाइलम विल बी इनकरेक्ट। बट इसके जो फंक्शंस हैं ये फिर भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं, विच हार्मोन इंक्रीजेस हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन। तो हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन है दैट इज थायरॉक्सिन। हार्मोन चैप्टर में आपको बता दूं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, और हम अभी वीडियो बनाने भी वाले हैं जिसमें हम बताएंगे कि कौन कौन से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि हमें पढ़ने चाहिए, जिनका वेटेज जो है ज़्यादा होता है। तो हमारी एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी है कि हर सब्जेक्ट की कि कौन से जो टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनेशन या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ताकि जब अपनी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उस हिसाब से स्ट्रैटेजाइज करके अपनी पढ़ाई कर पाएँ कि जो भी टॉपिक है जिससे ज़्यादा हम कह सकते हैं वेटेज होता है उसे हम पहले पढ़े, और जिसका वेटेज कम है हम उसे लास्ट में रखें। तो ये जो हार्मोन है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 था दैट इज विच हार्मोन इंक्रीजेज हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन। हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन की मैं अगर बात करूं तो जो थायरॉक्सिन होता है वो क्या है, एक लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक रेट जो भी हमारी बॉडी की है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, और ये कोई इमरजेंसी चेंजेस नहीं करता है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में चलता आ रहा है मेटाबॉलिक रेट तो ये उसे रेगुलेट करने के काम आता है। ठीक है, फिर मैं अगर बात करूँ कॉर्टिसोल की, तो जो हमारा कॉर्टिसोल होता है, तो हमारा ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। मैं अगर बात करूँ कॉर्टिसोल की, तो कॉर्टिसोल जो होता है वो होता है हमारा एक स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, जो क्या मैनेज करता है, ग्लूकोज लेवल को मैनेज करता है और इन्फ्लेमेशन को मैनेज करता है, बट ये कोई इमीडिएट स्पाइक नहीं करता है। तो हमारा जो कोई इमीडिएट स्पाइक होता है ना हार्ट रेट में, वो ये कॉज नहीं करता है, जैसा कि ऑप्शन सी एड्रेलिन करता है, एड्रेनलिन।
तो हमारा जो ऑप्शन थर्ड है एड्रेनलिन, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो कॉर्टिसोल जो होता है वो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जो मैनेज करता है ग्लूकोज के हमारे लेवल को, इन्फ्लेमेशन को, बट इमीडिएट जो भी स्पाइक होता है हमारा हार्ट रेट में उसे ये कॉज नहीं करता। अगर मैं बात करूँ एड्रेनलिन की, तो ये जो होता है इसे हम लोग क्या है एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ठीक है, एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। और ये जो है हार्मोन वो रिलीज होता है एड्रेनल ग्लैंड से। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है ड्यूरिंग द फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, ड्यूरिंग द फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। तो ये क्या करता है ना, ये फटाफट से एकदम से ब्लड को रीडायरेक्ट कर देता है कहाँ पे, मसल पे। ठीक है, और ये जो है डायलेट हो जाते हैं थ्रू एयरवेज या फिर स्पीड अप, और इसकी वजह से क्या होता है एकदम से हमारा जो हार्ट है वो स्पीड अप हो जाता है, और कोई भी अगर इमरजेंसी फंक्शन है या फिर इमरजेंसी सिचुएशन है उस वक्त एक्ट करने के लिए जो ये हार्मोन है इसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो रेडी हो जाती है। तो जो हमारा ऑप्शन थर्ड है एड्रेनलिन, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। पेपर में ना कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि जो फ्लाइट और फाइट हम जो है हार्मोन किसे बोलते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एड्रेनलिन की जगह हमारा एपिनेफ्रीन जो है वो ऑप्शन में लिखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एपिनेफ्रीन है उसे ही हम लोग क्या है एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है, उसे ही हम एड्रेनलिन बोलते हैं। फिर हमारा जो ऑप्शन फोर्थ है इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है इसका काम क्या होता है, जो भी ब्लड शुगर लेवल है उसको लोअर डाउन करना। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल को लोअर डाउन करता है। और ये क्या करता है, कैसे करता है, जो भी ग्लूकोज होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में सेल्स की हेल्प करता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन थर्ड है एड्रेनलिन, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब मैं अगर बात करूं सेकेंड 21st क्वेश्चन की, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है कि ट्रांसपिरेशन पुल इज डेवलप्ड ड्यू टू। ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शन है, रूट प्रेशर, कोहेजन एंड एडहेशन, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं रूट प्रेशर की, तो रूट प्रेशर क्या होता है, अब रूट प्रेशर नाम से ही पता चल रहा है कि रूट द्वारा कोई प्रेशर लगाया जा रहा है। ठीक है, तो रूट प्रेशर क्या होता है, एक पुश होता है जो कहाँ से आता है, बॉटम से आता है, बट वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता कि वो वाटर को जो है बिल्कुल टॉल ट्रीज में मूव करा पाए। ठीक है, मानते हैं कि ये प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, एक पुश होता है जो नीचे से, अगर ये प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे रूट्स हैं, उससे आ रहा है, बट इतना स्ट्रॉन्ग एनफ नहीं है कि ये ऊपर तक टॉल ट्रीज में ले जा पाए। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन जो बी है कोहेजन एंड एडहेशन, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि जो कोहेजन होता है वो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, कोहेजन मतलब एक दूसरे से जुड़ना, तो कोहेजन जो है वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से स्टिक कर जाते हैं। ठीक है, और एडहेशन में क्या होता है, वाटर जो है वो स्टिक होते हैं टू द जाइलम वॉल्स। ठीक है, कोहेजन में क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टिक करते हैं एक दूसरे से, और एडहेशन इज वाटर स्टिकिंग टू द जाइलम वॉल्स। तो जैसे ही वो एक साथ आते हैं तो वो एक कॉन्टिन्यूस वाटर कॉलम बनाते हैं। ठीक है, जो कि क्या होता है ऊपर की तरफ पुल्ड होता है। ठीक है, और जैसे ही वाटर इवेपोरेट होता है लीफ से उस वक्त क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल जो हम जिसे कहते हैं, तो कोहेजन एंड एडहेशन की हेल्प से वो क्या है, एक जो प्रोसेस है वो पॉसिबल हो पाता है। फिर हम बात करें डिफ्यूजन की, जो हमारा डिफ्यूजन होता है एक स्लो प्रोसेस होता है मूविंग वाटर के लिए। अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस, अगर बहुत बड़े बड़े से प्लांट्स हैं तो हम उसमें डिफ्यूजन नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या एक बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस हो। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22, विच गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो मैं अगर बात करूँ फर्स्ट ऑप्शन की, हमारे पास चार गैसेस के ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑक्सीजन की बात करूँ, पहली बात तो आपको ये पता होगा कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 और वाटर जो है वो लगता है, और फिर हमारा अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस होता है, हमारा जो ऑक्सीजन है, एनर्जी है, ये सब चीज़ें क्या है प्रोड्यूस जो है प्रोडक्ट की फॉर्म में आती है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये कह रहा है ऑक्सीजन। हमने पूछा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल क्या होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए कौन सी गैस जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो एक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस का एक प्रोडक्ट है। तो ये जो है ऑब्वियस सी बात है, जो बन रहा है वो थोड़ी ना रिक्वायर्ड होगा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा CO2।
अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसके लिए हमें क्या है, CO2 और वाटर की ज़रूरत होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल के अंदर ही हो रहा होता है। तो CO2 जो होता है, जैसी फोटोसिंथेसिस जब होती है तो प्लांट जो है क्या करते हैं, CO2 लेते हैं एटमॉस्फेयर से, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ये जो CO2 है ये कंबाइन कर जाता है वाटर से और लाइट एनर्जी से, और क्या प्रोड्यूस करता है, हमारा फूड को प्रोड्यूस करता है और ऑक्सीजन को, ठीक है। और CO2 के बिना जो हमारा डार्क रिएक्शन है यानी कि केल्विन साइकिल, वो तो पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। और जो प्लांट है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को भी क्या है, नहीं बना पाएंगे। तो हमारा जो ऑप्शन सेकंड है दैट विल बी करेक्ट। अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की, तो प्लांट जो है, प्लांट को नाइट्रोजन की नीड होती है प्रोटीन्स के लिए, बट हम उसे एज अ गैस फॉर्म में नहीं ले सकते फ्रॉम द एयर, तो ये क्या है, सॉइल से एब्जॉर्ब की जाती है नाइट्रोजन। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की मैं अगर बात करूँ तो प्योर हाइड्रोजन गैस है वो तो यूज़ होता नहीं है, तो प्लांट जो है वो कैसे अपना हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, बाय स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स को ये स्प्लिट करते हैं तब जाके कहीं इन्हें जो है हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट जो है इनकी पूरी होती है। तो हमारा जो ऑप्शन सेकंड है CO2 दैट विल बी करेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाइटामिन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए। तो ये जो होता है ये मेनली होता है फॉर विजन, ठीक है, एंड नाइट ब्लाइंडनेस को ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में इसका रोल नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी की मैं अगर बात करूँ तो ये किस लिए नेसेसरी होता है, कोलाजन सिंथेसिस के लिए ये जो है नेसेसरी होता है, या फिर कोई स्किन हेल्थ है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि अगर स्किन को अच्छा रखना है, हाइड्रेटेड रखना है, तो ऑरेंज जूस पीना चाहिए, है ना। तो उसमें क्या होता है, विटामिन सी होता है, ठीक है, जो क्या करता है, कोलेजन की सिंथेसिस करता है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन सी विटामिन डी। तो विटामिन डी जो होता है ये मोर लाइक अ हार्मोन हम कह सकते हैं इसे देन अ विटामिन, क्योंकि जो इसका प्राइमरीली रोल होता है वो क्या होता है, जो भी बॉडी है, बॉडी के अंदर हम कह सकते हैं कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको इंश्योर करना इसका प्राइमरी काम होता है, ठीक है। और फॉस्फोरस को, जो भी हम खाना खा रहे हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन का इसका प्राइमरी रोल होता है। और इसके बिना अगर हमें विटामिन डी अगर एक प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रहा है तो हमारी जो बॉडी है वो क्या है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, हमारे बोन्स जो हैं वो वीक हो जाएंगे, ठीक है। तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम है इसकी कौन सा विटामिन जो है इसका हेल्प करता है, दैट इज विटामिन डी, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि मोर जो है मोर लाइक अ हार्मोन है, क्योंकि ये क्या करता है, जो भी कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारे खाने से एब्जॉर्ब करना है उसका ये मेन इसका रोल होता है। फिर हम बात करेंगे विटामिन के की। जो विटामिन के होता है ये किस लिए इम्पॉर्टेंट होता है, अब जो भी हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए होती है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे, तो ये क्या करता है, सिंथेसिस करता है किसकी, प्रोटीन की। और प्रोटीन की सिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी ब्लड क्लॉटिंग होते हैं, ठीक है, अगर हमें चोट लग गई, एकदम से खून वून आने लग गया, तो क्या होता है, एकदम से आपने देखा होगा कि जो ब्लड है वो थोड़ी देर के आफ्टर अ टाइम ऐसा नहीं होता कि वो कॉन्टिन्यूसली जो है ब्लड वो बहता ही जा रहा हो, क्या होता है, थोड़ी देर बाद एक थिकनिंग सी हो जाती है, तो वो क्या है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। और उसको करने के लिए हमें कौन सा विटामिन जो है यानी कि प्रोटीन जो ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे ज़रूरत होती है, तो वो कौन सिंथेसिस करता है, विटामिन के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो क्या कहता है कि विच स्टेज ऑफ मायोसिस कॉज जेनेटिक वेरिएशन। अब हमारे पास चार ऑप्शन है, मेटाफेज 1, प्रोफेज 1, एनाफेज 2, टीलोफेज 1। अब अगर आप लोगों ने क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा तो इसने तो मतलब ऑप्शन में ही लिख के आंसर बिल्कुल बता दिया कि प्रोफेज 1 क्रॉसिंग ओवर। आप लोगों ने अगर रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है यानी कि क्या हो रहा है वहां पे, उस टाइम पे गैमीट्स जो आपस में फ्यूज कर रहे हैं, और उसी वक्त तो क्या होता है, वेरिएशन कॉज होता है। तो जो हमारा ऑप्शन सेकंड है प्रोफेज 1 दैट विल बी करेक्ट। इसे हम समझते हैं कि जब प्रोफेज 1 होता है, प्रोफेज 1 के टाइम पे क्या होता है, जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करते हैं, यानी कि एक जैसे जो हमारे सिस्टर वाले होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर अप करते हैं, और वो क्या करते हैं, जो भी डीएनए के सेगमेंट हैं उनको एक्सचेंज करते हैं।
इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो जितने भी गेमीट होते हैं, गेमीट यानी कि या तो वो स्पर्म है या तो वो एग है, वो क्या इंश्योर करते हैं, एक यूनिक जेनेटिक कॉम्बिनेशन की जो है एक फॉर्मेशन हो जाती है। तो जब जेनेटिक हमारे कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उससे क्या है, और दो अलग अलग गैमीट्स यानी कि मेल एंड फीमेल जो आपस में फ्यूज कर रहे हैं, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि क्या होगा, हमारा जेनेटिक वेरिएशन जो है वो कॉज होगा। अगर मैं बात करूँ मेटाफेज 1 की, तो जो हमारा मेटाफेज 1 है उसमें एक्चुअल मिक्सिंग नहीं होती है डीएनए की, ठीक है। क्रोमोसोम जो है वो लाइन अप हो जाते हैं, बट कोई हमारी मिक्सिंग नहीं होती है उस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि जो मेटाफेज 1 है, जो हमारा प्रोफेज है, प्रोफेज के बाद क्या आता है, मेटाफेज है, तो मिक्सिंग जो है वो तो हमारी प्रोफेज 1 में हो चुकी है। अब मेटाफेज में क्या होगा, तो बस वो लाइंड अप हो जाएंगे, ठीक है। फिर बात करें हम एनाफेज या फिर टीलोफेज की, तो इसमें क्या होता है, मूविंग या फिर सेपरेटिंग होते हैं, क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, ठीक है। कोई जेनेटिक वेरिएशन जो है वो नहीं होती है। यानी कि जब हम प्रोसेस पढ़ते हैं ना, प्रोसेस में क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, ठीक है, एनाफेज, टीलोफेज। तो प्रोफेज जो हमारा पहले प्रोफेज 1 आया, उसी वक्त हमारी जो जेनेटिक वेरिएशन यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होना था वो हो चुका है, ठीक है। जो भी जेनेटिक कॉम्बिनेशन होना था वो हो चुका है। तो जब जेनेटिक कॉम्बिनेशन हमारा बन चुका है, जेनेटिक वेरिएशन हो चुका है, तो आगे क्या है, फर्दर प्रोसेस होगा, ठीक है, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में, ठीक है। बट कोई यहाँ पे मिक्सिंग वगैरह है या फिर कोई हम कह सकते हैं कि डीएनए का कुछ एक्सचेंज होना हो, ये सब जो है नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 25, विच हार्मोन इज एंटी डाययूरेटिक, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे पास क्या है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विच हार्मोन इज एंटी डाययूरेटिक। ये भी मतलब हम कह सकते हैं ना कि इसको तो मुझे एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपको थोड़ा बहुत भी आपने ध्यान से देखा हो, एडीएच, एडीएच क्या है, हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है कि कौन सा हार्मोन जो है एंटी डाययूरेटिक है, तो ये नाम में ही हमें पढ़ के पता चल रहा है कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो क्या है, एंटी डाययूरेटिक होगा। तो हमारा जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है इसे हम क्या है, वेजोप्रेसिन भी बोलते हैं। अब हो सकता है पेपर में क्या पता है एडीएच की जगह वेसोप्रेसिन होता। तो ये क्या है, ये कौन कहाँ से रिलीज होता है, ये रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज होता है जब हमारी बॉडी जो है डिहाइड्रेटेड होती है। और ये जो है किस पे एक्ट करता है, ये किडनी पे एक्ट करता है, ताकि क्या हो सके, रीएब्जॉर्प्शन हो सके वाटर की ब्लड के अंदर दोबारा से, जिससे क्या होगा, जो वॉल्यूम होता है यूरिन का वो क्या हो सके, प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। तो ये सारा इसका काम होता है। एफएसएच की मैं अगर बात करूं, तो ये क्या है, हमारे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं जीएच की, ठीक है, जीएच की मैं अगर बात करूं तो ये क्या करता है, जो भी ग्रोथ होती है ऑफ बोन्स एंड टिश्यूज, ठीक है, उसके लिए ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ऑक्सीटोसिन की, तो ऑक्सीटोसिन को हम क्या है, बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करता है। जब भी हमारे लेबर का टाइम होता है, मिल्क इजेक्शन भी कॉज करता है ये, तो उस टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन जो है वो काम आता है। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, या फिर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जब लेबर में हो रहा होता है, तो उस टाइम पे कौन सा जो हार्मोन है वो रिलीज होता है, तो हमें पता होना चाहिए कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट था एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, दैट विल बी करेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस बाय मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है प्लाज्मोडियम, दैट विल बी करेक्ट। जो प्लाज्मोडियम होता है ना, प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फिजन होता है। एक जो हमारा सिंगल पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है बहुत सारे डॉटर सेल्स में, ठीक है, अंदर ही अंदर वो डिवाइड होता रहता है, और फिर क्या होता है, वो बर्स्ट आउट हो जाता है। तो मल्टीपल फिजन जो है हमें देखने को मिलती है प्लाज्मोडियम के अंदर। प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरियल पैरासाइट है। वो क्या करता है, वो ये मेथड यूज़ करता है होस्ट के अंदर, जो भी होस्ट होता है, रेड होस्ट का रेड ब्लड सेल्स होता है उसके अंदर वो यूज़ करता है, या फिर लिवर सेल्स के अंदर, और वहाँ पे ये क्या करता है, डिवाइड हो जाता है, मल्टीप्लाई करता है बहुत ही ज़्यादा रैपिडली। तो हमसे पूछा गया कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टीपल फिजन से रिप्रोडक्शन करता है, तो दैट इज प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है,
पेरेंट सेल जो है वो बहुत सारी डॉटर सेल को साइमल्टेनियसली डिवाइड करती रहती है। इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि जो मलेरियल पैरासाइट है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वो ये मेथड यूज़ करती है। अब मैं बात करूँ अमीबा की, तो अमीबा में क्या होता है, मेनली बाइनरी फिजन से जो है रिप्रोडक्शन जो है टेक्स प्लेस होती है। और बाइनरी फिजन का मतलब क्या है कि जैसे अगर एक हमारा ये अमीबा है तो इसमें बाइनरी फिजन हुई तो क्या हो जाएंगे, हमारे 2 डॉटर सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि हमारा जो अमीबा है उसके अंदर मल्टीपल फिजन देखने को नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस सिचुएशन हो जाती है तो उस टाइम पे क्या है, हमारा अमीबा के अंदर भी मल्टीपल फिजन जो है वो हो जाता है। अगर मैं हाइड्रा की बात करूँ, हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होता है दैट अकर्स ड्यू टू बडिंग। बडिंग क्या होती है, एक जैसे छोटा सा ना एक स्मॉल आउटग्रोथ होता है जो डेवलप हो जाता है एक नए इंडिविजुअल में। कि सपोज ये हमारा हाइड्रा है तो यहाँ पे क्या होगा, एक छोटा सा बड डेवलप हो जाएगा तो वो धीरे धीरे जो है वो ग्रो करेगा तो फिर एक नया हाइड्रा जो है वो डेवलप हो जाएगा। फिर मैं बात करूँ पैरामीशियम की, ठीक है, पैरामीशियम की मैं अगर बात करूँ तो पैरामीशियम के अंदर जो है बाइनरी फिजन या फिर कॉन्जुगेशन, ठीक है, इसकी हेल्प से जो है रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन कॉन्सेंट्रेट्स यूरिन, ठीक है, पहला हमारा ऑप्शन है पीसीटी। जो पीसीटी होता है ये क्या करता है, इसका मेन हमारा जो कह सकते हो फंक्शन होता है वाटर री एब्जॉर्प्शन का फंक्शन होता है पीसीटी का। अगर मैं बात करूं डीसीटी की, ठीक है, तो जो भी आयन बैलेंस होता है ना उसकी ट्यूनिंग करने का काम होता है डीसीटी। फिर हमारा ऑप्शन है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले विल बी द राइट आंसर, क्योंकि जो लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले का मेन काम होता ही यही है कि वो क्या करे, जो भी सॉल्ट है उसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन को क्रिएट करे। कहाँ पे, मेड्यूला के अंदर, ठीक है, किडनी के अंदर जो हमारे मेड्यूला है उसके अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट को क्रिएट करे और काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होता है वह उसकी वजह से क्या होता है, हमारा वाटर जो है वो कंजर्व होता है और जो यूरिन होता है वो क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट होगा। बॉमन्स कैप्सूल की मैं अगर बात करूं तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमारी होती है बॉडी के अंदर वो किसकी वजह से होती है, बॉमन्स कैप्सूल के अंदर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, विच इज़ द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस की कौन सी हमारी साइट है वो हमें बताना है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑप्शन की प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना वो एक फ्लूइड को सिक्रीट करता है जो कि क्या है, स्पर्म को नरिश करता है, ठीक है, स्पर्म को नरिश करने का काम करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है कि मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये क्या करता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए फ्लूइड को जो है कह सकते हैं हम सिक्रीट करता है, बट ये वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करता, फॉर्मेशन नहीं करता। एपिडिडीमस की मैं अगर बात करूँ, जो एपिडिडीमस होता है ये ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे जो स्पर्म है वो स्टोर होता है, ठीक है, स्पर्म स्टोर होता है, मैच्योर होता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन थर्ड की सेमनीफेरस टिब्यूल, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो सेमनीफेरस टिब्यूल होता है वो टेस्टिस के अंदर होता है और टेस्टिस के अंदर होता है और ये क्या होता है, हाईली कॉइल्ड होता है सेमनीफेरस टिब्यूल। और ये क्या होता है, स्पेसिफिक फैक्ट्रीज होती है, हम इसको कह सकते हैं, जहाँ पे क्या है स्पर्म सेल जो है प्रोड्यूस होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मायोसिस, ठीक है। अब वास डेफरेंस है, इसका क्या काम होता है, ये एक जो है ट्यूब होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको, स्पर्म को अवे फ्रॉम टेस्टिस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 4 ऑप्शन देखे। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है कि जो स्पर्म है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, एपिडिडिमस का काम क्या है, स्टोरेज का काम है, वास डिफरेंस का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, और सेमनीफेरस टिब्यूल ये जो होता है ये टेस्टिस के अंदर होते हैं और ये क्या करते हैं, जो भी हमारे स्पर्म सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन करते हैं थ्रू मायोसिस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29, विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर मिल्क इजेक्शन। अगर आपने अभी, मैं जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रही थी, आपने जस्ट बिल्कुल ध्यान से सुना होगा जब मैं एंटी डायरेटिक वाला करवा रही थी, तो आपको इसका आंसर बिल्कुल यूं चुटकियों में पता होगा। बट अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो हमारा जो क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर मिल्क इजेक्शन,
तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन मैं आपको जस्ट अभी बता के हटी हूँ कि इसे हम क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं या फिर हम इसे लव हार्मोन भी बोलते हैं। और अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है कहाँ पे, मायो एपिथेलियल सेल में, जो कि मेमोरी ग्लैंड को सराउंड करती है, ठीक है। जो क्या करता है, मिल्क को फोर्स करता है ताकि वो डक्ट्स में क्या हो जाए, मतलब ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। तो मिल्क इजेक्शन, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी हार्मोन है जो कि कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, तो उसमें हमारा क्या ऑप्शन जो करेक्ट होगा, दैट विल बी ऑक्सीटोसिन। तो अल्टीमेटली क्या होता है, अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो जो मायो एपिथेलियल सेल्स होता है, मेमोरी ग्लैंड को ये सराउंड करते हैं, तो जो ये सेल्स हैं ये क्या करेंगे, फोर्स करेंगे, ठीक है, फोर्स करेंगे ताकि क्या होगा, जो मिल्क है वो इजेक्ट आउट हो सके, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है, इन मतलब कह सकते हैं इनकरेक्ट ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, बट फिर भी हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की ज़रूरत है। अगर हमसे पेपर में पूछा होता ना क्वेश्चन में कि मिल्क की प्रोडक्शन किसकी वजह से होती है, तो दैट अकर्स बिकॉज ऑफ प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो हमारा जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करता है, बट बॉडी से जो मिल्क है वो इजेक्ट आउट कौन से हार्मोन के थ्रू होता है, ठीक है, कौन सा हार्मोन उस टाइम पे रिलीज होता है जो ये कॉज करवाने में हेल्प करता है, तो दैट इज ऑक्सीटोसिन। फिर हम बात करेंगे एस्ट्रोजन की। एस्ट्रोजन जो होता है ये क्या करता है, जो भी फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, जो भी फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। उसके अलावा जो हमारे यूटेराइन लाइनिंग होती है उनकी भी थिकनिंग में ये हेल्प करता है, ठीक है। फिर मैं अगर बात करूँ प्रोजेस्ट्रॉन की, जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है ये तो क्या है, एंटागोनिस्टिक हो गया, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोजेस्ट्रॉन ये एंटागोनिस्टिक हो गया किस टर्म में, मिल्क प्रोडक्शन के टर्म में, कि ये क्या है, जब प्रेगनेंसी के टाइम पे मिल्क प्रोडक्शन जो हो रही होती है उसको ये इनहिबिट करता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन जो है वो प्रोडक्शन करता है मिल्क की, और प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो इनहिबिट करता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। इसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट था ऑक्सीटोसिन, दैट विल बी करेक्ट, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बाकी 3 हार्मोन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये भी बता दिए हैं। अब हम करने वाले हैं आज की क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब तक अगर आपने क्वेश्चन जो है सारे ध्यान से सुने होंगे, तो ये जो ऑप्शन है विच ऑर्गेनली कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, ये आपको इसका आंसर ऑलरेडी आता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक रिपीटेड क्वेश्चन हो गया इस मॉडल सीरीज में, ठीक है। अगर आपने अब तक यहाँ तक आए हैं, आप 29 क्वेश्चन आपने जो है मेरे साथ मिलके सॉल्व किया है, तो 30th क्वेश्चन, विच ऑर्गेनली कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हमारे पास 4 ऑप्शन है, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस एंड राइबोसोम। तो ये आपको इसका आंसर जो है बहुत अच्छे से आता होगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि कौन से जो हमारी ऑर्गेनली होती है सेल के अंदर जिसके अंदर क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन जो है बहुत पसंद आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 13 का जो भी आंसर होगा आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, तो मुझे समझ आ पाएगा कि आप लोगों ने जो वीडियो है वो बहुत ध्यान से सुना है। उसके अलावा अपनी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसकी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए आप हमारा ऐप नर्सिंग गुरुकुल उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में एक एश्योर्ड सीट जो है वो हासिल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं मॉडल सीरीज़ की सीरीज़ नंबर 5 में नेक्स्ट हमारी वीडियो में। थैंक यू सो मच।